प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय आर्थिक इतिहास के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है वो है कृषि का वाणिज्यकरण। कृषि के वाणिज्यकरण का जो ये हमारा विषय है, इसमें हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, कारण और प्रभाव। अर्थ, कारण और प्रभाव। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिसे हम कृषि का व्यापारीकरण के नाम से इतिहास में जानते हैं। इससे पहले यदि मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं कि कृषि का वाणिज्यकरण क्या होता है, जब भूमि पर उत्पादन, जब इसके अर्थ के अंतर्गत हम लिखेंगे, जब भूमि पर उत्पादन निजी उपयोग के लिए न करके बाजार के लिए किया जाता है तो उसे कृषि का वाणिज्यकरण कहा जाता है। यह बात समझ में आई कि कृषि के वाणिज्यकरण का अर्थ क्या है कि जब भूमि पर उत्पादन निजी उपयोग के लिए न करके बाजार में के लिए किया जाता है तो उसे हम कृषि का वाणिज्यकरण कहा जाता है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो कृषि का जो स्वरूप था वो खाद्यान्न कृषि का था। किसानों का मुख्य उद्देश्य कृषि करने का मतलब था अपना भरण पोषण करना, अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारत में कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, बेसिकली व्यापारी थे और उनका उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा कमाना। तो कृषि उस समय आय का सबसे बड़ा साधन था, इसलिए खाद्यान्न फसलों से उनको अधिक सामान की या उनकी आय की पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया, जिसे इतिहास में हम कृषि का व्यापारीकरण या कृषि का वाणिज्यकरण के नाम से जानते हैं। कृषि के व्यापारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थ है उसका, अर्थ समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे उसका उद्देश्य क्या था। कृषि में व्यापारीकरण का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को मंडियों में बेचकर नकद मूल्य प्राप्त करना होता है। उद्देश्य है इसका, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कृषि के व्यापारीकरण में का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन को मंडियों में बेचकर नकद मूल्य प्राप्त करना होता है। ऐसी स्थिति में किसान केवल उन्हीं फसलों को अपने खेतों में लगाते थे जिनकी बाजार में बहुत मांग थी। अब किसान जागरूक हो गया था, वह फसलों के बारे में हर प्रकार की जानकारी रखता था कि कौन सी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है और कौन सी भूमि की उपयुक्तता के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसल उगाता था। वाणिज्यिक फसलों में चाय, जूट, कपास, गन्ना, तिलहन व नील आदि की फसलें प्रमुख थी। इतना समझ में आ गया। अभी तक हमने दो बातें की हैं कि कृषि का वाणिज्यकरण का अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो अर्थ में हमें लिखना है कि जब भूमि पर उत्पादन निजी उपयोग के लिए न करके बाजार के लिए किया जाता है तो उसे कृषि का वाणिज्यकरण कहा जाता है। कृषि के वाणिज्यकरण का उद्देश्य
उत्पादन को मंडियों में बेचकर नगद मूल्य प्राप्त करना होता है। मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया। इसीलिए इन फसलों और इसमें जो मुख्य जो फसलें थी वो क्या है, चाय है, तिलहन है, ठीक है, गन्ना है, नील है, कपास है। तो ये वो फसलें हैं जिनको बाजार में किसान बेचता है और उनको प्राप्त करता है। अब हमारे सामने आता है कि ऐसे क्या कारण रहे कि कृषि का वाणिज्यीकरण होना पड़ा। कोई भी ऐतिहासिक जो घटना होती है वो एकाएक नहीं होती, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि कृषि के वाणिज्यीकरण में जो सबसे प्रमुख जो भूमिका है वो अंग्रेजों की भू राजस्व। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करते ही उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अपने आय के साधनों को बढ़ाना। अपने आय के साधनों को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत में 3 प्रकार की व्यवस्था लागू की थी: स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मात्रा में लगान प्राप्त करना था। अतः कृषकों को सरकार या जमींदार को भू राजस्व की ऊंची दरों का भुगतान करना पड़ता है। यानी कि अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी, जैसे मैंने बताया, इसमें कि स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है और महलवाड़ी, इन तीनों का ही उद्देश्य अधिक से अधिक क्या था, लगान प्राप्त करना था। और आप उसमें देखा होगा कि तीनों में ही लगभग 1/2 फसल का लगान के रूप में एकत्रित किया जा रहा है। तो अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी, इन नीतियों ने क्या किया कि कृषकों को उच्च दर पर भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया। जमींदारों व प्रशासन से परेशान होकर के किसानों ने क्या किया, खाद्यान्न फसलों को उगाना बंद कर दिया। उनके सामने एकमात्र साधन बच गया था क्या, कि ऐसी फसलों को उगाएं जिससे लगान का भुगतान समय पर किया जा सके। इसलिए कृषि के वाणिज्यीकरण में अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति है उसका एक अहम योगदान है। उसी के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट बनता है वो है गांव की आत्मनिर्भरता की समाप्ति। कि जैसा हमने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो का स्वरूप आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का था। यानी कि भारत के जो लोग हैं वो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास के क्षेत्रों से कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई, क्योंकि गांव के लोग धीरे धीरे अपनी आजीविका की तलाश में आसपास के कस्बों व शहरों में स्थानांतरित होने लगे। गांव का जो मुख्य कारीगर वर्ग था, जब वहां से स्थानांतरित होने लगा तो गांव के लोगों को अपनी जरूरत की चीजों के लिए शहरों में जाने लगे। और शहरों में के प्रभाव की वजह से क्या हुआ, नकदी का प्रचलन बढ़ गया, क्योंकि आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था थी इसमें क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, जिसमें हर वर्ग अपनी वस्तुओं का के बदले में वस्तु देकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन जब शहरों का विकास हुआ ब्रिटिश काल के दौरान, तो अब उनको नकदी की जरूरत पड़ी और नकदी की पूर्ति के लिए कृषि के व्यापारीकरण की आवश्यकता महसूस हुई और भारतीय किसानों ने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को बोने का अपने विकल्प को चुनना पड़ा। तीसरा है ऋण का भुगतान। ऋण का मतलब लोन। भारतीय जो किसान हैं पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में जो वित्तीय एवं बैंकिंग जो हमारी व्यवस्था थी वो आज की आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था जैसी नहीं थी। लोगों को अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए
नकदी के लिए या पैसे के लिए स्थानीय महाजनों एवं साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि किसानों से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्याज वसूल करते थे। तो जो किसान साहूकारों से लोन ले लेते थे या ऋण प्राप्त कर लेते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण चक्र में घुस जाते थे, ऋणग्रस्तता में चले। अब उससे उभरने का किसानों के पास एक ही विकल्प नजर आ रहा था कि वो अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली नकदी फसलों के ऑप्शन को चूज करें और अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नकदी फसलों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा थी और उनसे खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा नकदी मतलब पैसा ज्यादा मिलता था, तो किसानों को लगता था कि ज्यादा पैसा आने से हम ऋण से किसानों जो महाजनों को हमने पैसा देना है वो आसानी से दे करके हम ऋण मुक्ति हो सकते हैं। इसलिए भी ये जो लोगों की जो ऋणग्रस्तता का जो चक्र था किसानों का, इस समस्या के कारण भी लोगों को कृषि के व्यापारीकरण को अपनाना पड़ा। भारत में औद्योगिक विकास, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा औपनिवेशिक जो भारत है उसका जो औद्योगिक जो स्वरूप था वो कुटीर उद्योगों का स्वरूप था। गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करते थे, या शहरों में या राजधानी क्षेत्रों में नवाबों व बड़े सरदारों के संरक्षण में भी औद्योगिक धंधे चलते थे जिनमें सहाय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान बनाया जाता। लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में भी आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई। आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की वजह से क्या हुआ कि भारत का ग्रामीण क्षेत्र का युवा एवं कारीगर वर्ग ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके आधुनिक उद्योगों में जाकर के काम करने लगा, जिससे हुआ क्या कि कृषि क्षेत्र में लोगों की जरूरत क्या हो गई, कम पड़ गई। समझ में आ गया। और कम लोगों की वजह से जो बंजर इस प्रकार की जो भूमि थी उसको कृषि में तब्दील करने में दिक्कत आ रही। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया कि भारत में औद्योगिक विकास होने की वजह से कच्चे माल की डिमांड बढ़ गई। और कच्चा माल औद्योगिक क्षेत्र में किस चीज की जरूरत थी, कपास की, नील की, तिलहन की, गन्ने की, इस तरीके की फसलों की मांग जब बाजार में बार बार बढ़ रही थी तो लोगों ने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का बोने का प्रचलन बढ़ा दिया। इसके आगे ये कच्चे माल की आवश्यकता जो कि पहले वाले ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि भारत में अंग्रेजों के आने से जो आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई, जिनमें सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, तो ये जो चीजें हैं इस प्रकार के जो ये उद्योग थे इनको क्यों क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए। जैसे सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए, नील चाहिए उनको रंगने के लिए, ठीक है, तिलहन उद्योग है जैसे तेल वगैरह के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं, चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए। तो ये जो फसलें थी अब इनके कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारतीय किसानों ने नकदी फसलों के प्रचलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि इनसे खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा ज्यादा इनकम मिलती थी, उनको ज्यादा नकदी प्राप्ति होती थी। लास्ट में है अमेरिका में गृह युद्ध। आप सभी को पता है कि 1861 से 64 के बीच अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। तो गृह युद्ध की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका इंग्लैंड का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास निर्यातक देश था। गृह युद्ध की वजह से अमेरिका से कपास इंग्लैंड नहीं जा पा रही। तो ब्रिटिश के जो उद्योगपति थे उन्होंने भारतीय किसानों पर ये
प्रेशर बनाया, उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो अधिक से अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन करें, ताकि ब्रिटिश उद्योगों को कपास की पूर्ति की जा सके। इसके वजह से भी भारत में भारतीय जो किसानों को कृषि के व्यापारीकरण का समर्थन करना पड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में कृषि के वाणिज्यकरण को बढ़ावा मिला। यहां तक सबकी समझ में आता है कि कहां कहां पर हमें इन जो कारण हैं ये कहां तक कृषि के वाणिज्यकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि कृषि के वाणिज्यकरण का प्रभाव क्या होगा। कोई नीति आती है, कोई भी जब चेंजेज आता है तो उसके नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कृषि के वाणिज्यकरण के सारे ही भारत में नुकसान हुए, जब बहुत सारे इसके फायदे हुए। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पहलू हम उसके नजर आते हैं। यदि हम सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो पहला फायदा क्या हुआ, इससे कृषि क्षेत्र का विकास हो गया। नकदी फसलों के प्रचलन की वजह से क्या हो, भारतीय किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए दुर्गम, पहाड़ी, जंगली इलाकों को भी कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि जितनी अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाएगी उतनी ज्यादा पैसा मिलेगा, उतनी ज्यादा। इससे क्या हुआ, भारत का बंजर भूमि भी कृषि योग्य भूमि में तब्दील हो गई। ये कृषि के वाणिज्यकरण का सकारात्मक प्रभाव था। दूसरा, नकदी फसलों का प्रचलन बढ़ गया। आप सभी देखते हैं नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उद्देश्य बाजार में बेच करके पैसा कमाना होता है। जैसे मैंने अभी बताया कपास, नील, है ना, सरसों भी उसी में आती है आपकी, तिलहन के अंदर आते हैं, गन्ना है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें थी जिनके उत्पादन से किसानों की आय में एकाएक बढ़ोतरी हो रही। इसलिए किसानों ने क्या किया, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को बोने का प्रचलन भारत में बढ़ गया। कृषकों का शोषण, तीसरा जो प्रभाव है ये नकारात्मक प्रभाव है। कृषकों का शोषण हुआ क्या कि भारतीय किसानों के साथ समझौता किए जाते थे। इनके द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ब्रिटिश गुमास्तों के द्वारा, तो भारतीय किसानों को नकदी फसलों की बीज ला करके दिए जाते थे। उनको फसलें दे दी जाती थी, बीज दे दिया जाता है कि आपको ये बोना है। और उसकी वजह से भारतीय किसान उस कंपनी के साथ बंध जाता था कि उसको फसल उसी को बेचनी है, और वो लोग उससे कम भाव में उस वस्तु को खरीदते थे जो कि बाजार के प्रचलित भाव से काफी कम होता था। इसलिए किसान को जो था क्या हुआ, उसकी जो वास्तविक जो कीमत उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती, और किसान चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाता। उसके बाद कृषक विद्रोह की शुरुआत। जब कृषकों का शोषण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जमींदार वर्ग भी उसका शोषण कर रहा है, उसको उसकी फसल का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो किसानों ने नगद भी प्राप्त करने के बाद लगान देने से इनकार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि किसानों के अंदर एक भावना घर करने लगी थी कि उनको जो जरूरत की जो चीजें हैं, उनकी आवश्यकता की जो चीजें हैं, वो उन खेतों में पैदा नहीं कर पा रहे। किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न फसलों का विकल्प ज्यादा चुनता है, तो वो उस अनुबंध में बंधा हुआ है कि उसको इतने हिस्से पर ये चीज, जैसे
3 कठिया पत्ती थी। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था 3 कठिया पत्ती। 3 कठिया पत्ती में क्या था कि खेत के 3/20 यानी कि 20 कट्ठे का एक खेत होता है, 1 एकड़ होता है, तो उसका जो 3 हिस्सा होगा उसमें नील की फसल जरूर बोनी है। अब कुछ किसानों के पास भूमि बहुत ज्यादा कम थी, तो नील की खेती की विशेषता होती है कि जिस खेत में नील का उत्पादन शुरू हो जाता है उसमें कोई दूसरी फसल पैदा नहीं हो सकती, दूसरी फसलों के लिए वो भूमि बंजर हो जाती है। इसलिए किसान को मजबूर होकर उस पूरे ही खेत में नील बोना पड़ता है। तो किसान को जब, और इसी की तो शुरुआत हम देखते हैं भारतीय इतिहास में चंपारण आंदोलन जो होता है। चंपारण आंदोलन कृषक विद्रोह का ही एक उदाहरण है, और वो किसके खिलाफ था? ब्रिटिश कृषि नीति के खिलाफ था। उसके बाद है कुटीर उद्योगों का पतन। जैसे कि नकदी फसलें बढ़ी, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ने लगी, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे जो उद्योग थे वो ब्रिटिश कालीन बड़ी इंडस्ट्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि कुटीर उद्योगों का जो सामान था वो उसकी लागत अधिक होती थी और बाजार में उसकी मांग दिन प्रतिदिन गिरने लगी, क्योंकि मशीनों से तैयार जो सूती कपड़ा या दूसरा कोई सामान जो होता था उसकी प्रति इकाई जो लागत थी वो कम आती थी और वो बाजार में सस्ता मिलता था। इसलिए भारतीय कुटीर उद्योग जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो गए, समाप्त हो गए। लास्ट में है विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण क्या हुआ? भारत में नकदी फसलों का प्रचलन अधिक हो गया। नकदी फसलों के प्रचलन से मंडियों में कपास, नील, गन्ना, सरसों, चाय, कॉफी, गन्ने की जो फसलों की जो भरमार बढ़ गई। तो भारतीय जो व्यापारियों ने विदेशियों के साथ, विदेशी कंपनियों को या फैक्ट्रियों को कच्चा माल प्रोवाइड करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जो विदेशी व्यापार है वो कृषि के व्यापारीकरण के कारण दिन रात बढ़ने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय कृषि का के वाणिज्यीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।